जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है वो होने वाली है यूनिट 5 यूपीएचएससी सिलेबस में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1950 तक आपको कवर करना है। उसी के बारे में हम लेके आए हैं कुछ एमसीक्यूज, जिसके थ्रू मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा कि आपको हिस्ट्री का जो पार्ट है उसको कैसे अप्रोच करना है। इसमें आपको कितनी चीज़ें पढ़नी है, कितनी डेप्थ तक पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, ये मैं आपको बताऊंगा इन एमसीक्यूज के थ्रू। और क्या पढ़ना है ये भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और इसी से आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। किसी भी एग्जाम के लिए ये आपको बिल्कुल पता होना ज़रूरी है कि आपको क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए सिलेबस, एक लाइन में सिलेबस दिया गया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1950 तक। अगर आप मोटी-मोटी किताबें लेके बैठेंगे तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और देखिए ये वार्म अप मॉक है, इसमें मैंने ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं इंक्लूड किए हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इन क्वेश्चंस का लेवल क्या लगता है। साथ ही आपको अगर मेरी जो कंटेंट है, मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ें समझ में आती हैं, अच्छा लगता है, तो आप बिल्कुल इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे देखिए हमें मोटिवेशन मिलता है। और पहले भी मैंने इसी मॉक जो अपलोड किया है और जो चीज़ें अपलोड की हैं वो आपने काफ़ी पसंद की हैं। उसी को देखते हुए मैं चीज़ें आगे बढ़ा रहा हूँ। और आपका जो एग्ज़ाम है लगभग दिसंबर में, जनवरी में होना जो है निश्चित है, अगर चीज़ें इसी तरीके से चलती रहीं तो। तो उसके रिगार्डिंग मैं इतना आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आपकी जो जीएस का पार्ट है वो मैं आपको कवर करा दूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ में आप बिल्कुल कंसिडर करें सब्सक्राइब करना अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो। हम जो है शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें बता देता हूँ कि कितना पढ़ना है। कितना पढ़ने का मतलब है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे जो कि हमारा डायरेक्शन निर्धारित करते हैं, हमारा जो है रास्ता प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स ही निर्धारित करते हैं कि हमें कितने डेप्थ में पढ़ना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो किसी ने कहे हैं, जो सेइंग्स हैं, इंपॉर्टेंट सेइंग्स हैं और इंपॉर्टेंट लोगों ने कही है, वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। लेकिन इनके पीछे काफ़ी बड़ी जो है फिलॉसफी जो है छुपी होती है इन बात को कहने की, इनके पीछे कंसेप्ट छुपे होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जब आप पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस को, तो बिल्कुल ध्यान रखें कि ये सेइंग्स, ये जो कही गई बातें हैं, इनको बिल्कुल आप देखें कि किसने कही हैं। तो फर्स्ट थिंग तो यही है कि आप बिल्कुल, ये क्वेश्चन इंक्लूड करने का यही मकसद है कि आप सेइंग्स को बिल्कुल ध्यान में रखें। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये कहा है लाला लाजपत राय ने। देखिए उनके ऊपर लाठियाँ पड़ रही थी साइमन कमीशन के टाइम पे, तो उन्होंने ये कथन जो है कहा था कि मेरे पीठ पर जो भी प्रहार हो रहे हैं और वो बिल्कुल एक ब्रिटिश साम्राज्य में ताबूत की कील सिद्ध होंगी। तो ये आंसर है इसमें लाला लाजपत राय। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक। अब देखिए इस तरीके की जो चीज़ें हैं, पुस्तक वगैरह, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए। तो ये है कि दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी। तो देखिए द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी। तो आप देखेंगे कि जो कॉमन नाम से जो हमें पता होते हैं, वो बेसिकली एग्जाम में उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कुछ इस तरीके के नाम जो थोड़े से पेरी फेरी पे होते हैं, पेरी फेरी इन द सेंस कि थोड़े से अलग से हमें दिखाई देते हैं। वहां से क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछता है, क्योंकि वो एक मॉडरेट लेवल पे वो क्वेश्चन आ जाता है, ना इजी ना हार्ड। तो इसका जो आंसर होगा आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका आंसर है बीपी मेनन। देखिए बीपी मेनन काफी लोगों ने शायद नहीं भी सुना होगा। जिन लोगों ने सुना है अच्छी बात है, वो काफी अच्छे स्तर पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर जो है यहाँ पे सेट करता है, जहाँ पे देखिए उसको गुंजाइश होती है 50-50 की। हार्ड भी ना हो ज़्यादा और ज़्यादा इजी भी ना हो। तो इसका जो आंसर है बीपी मेनन है। होपफुली मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इस तरीके के सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप उठा के देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थोड़ा-सा कंसेप्ट पे ज़रूर ध्यान देना है। ये नहीं है कि आपको पूरी उसमें किताब पढ़ देनी है उस कंसेप्ट पे, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि ये जो चीज़ है, मान लीजिए चौरी चौरा जो हत्याकांड है, वो बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है, इतना ज़रूर आपको पता होना चाहिए, उसकी डेट पता होनी चाहिए। तो यही मेरा मकसद है बताने का। और इससे ज़्यादा देखिए पूछा भी नहीं जाएगा आपको, चाहे कोई भी लोग भ्रमित कर रहे हैं, आप किसी से भी पढ़ रहे हैं,
अगर वो इतना डीपली आपको पढ़ा रहे हैं तो आप गलत दिशा में हैं। तो 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? बिल्कुल क्वेश्चन जो है बिल्कुल देखिए, आप इसको मार्क कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो इसमें जो संबंध था वो था भारतीय दलित वर्ग से। पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ था ये पता होना चाहिए आपको। बेसिकली गांधी जी और बी आर अम्बेडकर, जो डिप्रेस्ड क्लास थी उसके लिए बातचीत हो रही थी। गांधी जी और जो बी आर अम्बेडकर जी थे 1932 में, 1932 में। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, किसके बीच में हुआ, कब हुआ और किस लिए हुआ, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लेते हैं। जलियांवाला बाग में ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं, बहुत प्रिय होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जामिनर को बहुत फैसिनेट करते हैं। जलियांवाला बाग है ये, जो थोड़ा सा एक नेशनल मूवमेंट में काफ़ी बड़ा रोल रहा है इन इवेंट्स का। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो देखिए फिर से क्वेश्चन मैंने इंक्लूड क्यों किया है, रीज़न है यहाँ पे। आपसे जो है 1919 सबको रटा हुआ होगा कि जो है 1919 में ये कांड हुआ था, लेकिन क्वेश्चन उससे आगे आएगा, अब 1919 नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए, वो बात अच्छी है, लेकिन उसका कारण ज़रूर आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर जो है, आंसर है इसमें किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। अब देखिए आप लोग सोचेंगे कि इसमें और भी तो जो दिए हुए हैं रीजंस, वो जैसे कि बैसाखी की प्रार्थना के लिए या पंजाब में माननीय कार्यकल्पों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो देखिए ये कारण जो है सेकेंडरी है, ये प्राइमरी कारण नहीं है। जो पहला कारण है वो यही है कि किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए वहां पे इकट्ठा हुए थे। तो ये आंसर बिल्कुल इसका जो है सटीक आंसर होगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नेहरू रिपोर्ट। इस तरीके से देखिए ये इंक्लूड क्यों किया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नेहरू रिपोर्ट बेसिकली क्या थी, इतनी चीज पता होनी चाहिए। 1928 में ये आई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यही मैंने इंक्लूड किया है कि संबंधित किससे थी। इतना तो देखिए आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए कि किससे संबंधित थी, क्या उसका कंसेप्ट था, छोटा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा जो है फोर्थ होगा, संवैधानिक ढांचा। तो संवैधानिक ढांचा से रिलेटेड ये नेहरू रिपोर्ट थी। देखिए जो बेसिकली वायसराय था उस टाइम पे, उसने जो है एक तरीके से चैलेंज दिया था कि आप जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। तो ये पहली पहल थी जब कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी गई थी। इसमें कुछ लोग डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में थे, ज्यादातर लोग डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में थे, लेकिन कुछ लोग जो थे वो पूर्ण जो है इंडिपेंडेंस की मांग भी कर रहे थे, पूर्ण जो है इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे। तो देखिए इतनी चीज आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसके बाद में 6 क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में संदर्भ में निम्नलिखित में। अब देखिए ये ह्यूमन एरर कम करना है, इसमें आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि गलत पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा कथन जो है गलत है, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, इतना जो है लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। इसको जो है इंक्लूड करने का सिर्फ इतना ही वो है कि इस तरीके के कंसेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह में राष्ट्रीय आह्वान के जवाब में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक बड़े पैमाने पर विरोध की घोषणा की, जिससे गांधी जी ने भारत से एक व्यवस्थित ब्रिटिश वापसी कहा कहा था। तो देखिए ये भी गांधी जी ने बिल्कुल कहा था, सेकंड भी सही है। यह दृढ़ संकल्प के लिए था जो 1942 में तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 8 अगस्त को जारी करो या मरो के उनके आह्वान में प्रकट होता है। तो देखिए ये गलत है। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 बलिया में नहीं हुआ था। तो देखिए ये बलिया में हुआ था, इसका छोटा सा पार्ट जो है, चाहे छोटे लेवल पे हुआ था बलिया में, जो यूपी का सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे बिल्कुल हुआ था ये। तो इसलिए देखिए गलत कौन कौन से हैं, 3 और 4 जो हैं इसमें गलत आंसर है। 3 और 4 जो है बिल्कुल गलत आंसर है, पहला और दूसरा सही है। तो इसको इंक्लूड करने का कारण यही था कि आपको ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं, ये थोड़ा सा देखिए डीपली क्वेश्चन है, तो इसको आपको सिर्फ बताने का कारण यही है कि थोड़ा सा इस तरीके के एक आध क्वेश्चन भी इससे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता। देखिए इस तरीके के जो हैं ये चीजें, लखनऊ पैक्ट जो हुआ या जो मेजर मेजर सूरत जो स्प्लिट हुआ, इस तरीके की जो चीजें हैं, तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। समझौते पर किस किस के बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो देखिए इसमें जो हस्ताक्षर हुए थे वो किस किस के बीच में हुए थे? ये जो हस्ताक्षर हुए थे, ये हुए थे बेसिकली बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए मुस्लिम्स की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे और कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर गंगाधर तिलक थे। तो इसका क्वेश्चन का औचित्य क्या है? 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता जो हुआ था,
कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, लखनऊ बता दिया है, और किस-किस के बीच में हुआ था ये पता होना चाहिए। क्यों हुआ था मतलब बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नेहरू जी ने डैश में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था। तो देखिए कहाँ पे किया था? इसका जो आंसर है वो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया था ये। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में किया था। तो देखिए कांग्रेस के अधिवेशन थोड़ा-सा आपको पता होने चाहिए, जो मेजर अधिवेशन है वो आपको पता होने चाहिए। और इस तरीके के शब्द हैं। तो ये देखिए स्वराज शब्द जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है नेशनल मूवमेंट में, तो आपको थोड़ा-सा इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशंस हैं जो मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है इसमें, और आप बिल्कुल इसको जो है नज़रअंदाज ना करें। आप जो मेजर कांग्रेस के सेशंस हैं उनको ध्यान में रखें। तो देखिए 1885 का जो पहला हुआ था, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने बॉम्बे में जो है ये अध्यक्ष रहे थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ये बॉम्बे में हुआ था 1904 का। देखिए हेनरी कॉटन, तो ये बॉम्बे में हुआ था। 1906 का दादा भाई नेहरू जी कलकत्ता में हुआ था। और देखिए ये अभी मैं इसको जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन इन हर एक अधिवेशन का जो है औचित्य है इसमें इंक्लूड करने का, ये इम्पोर्टेंट्स हैं। 1907 में देखिए रास बिहारी बोस जो सूरत का स्प्लिट हुआ था। 1909 में मदन मोहन मालवीय। तो देखिए ये जो मॉडल मिंटो हुआ था उससे रिलेटेड था। 1911 बिशन नारायण धर ने कलकत्ता। तो देखिए ये किस लिए इंपॉर्टेंट था, ये आगे क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है मैंने। 1911 1916 में है अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ में, जो ये मैंने अब आपको बताया कि लखनऊ पैक्ट जो हुआ था। 1917 जो है एनी बेसेंट कलकत्ता में हुआ था। और 1924 गांधी जी देखिए अकेला ऐसा था, अकेला कांग्रेस सेशन था जिसमें गांधी जी ने प्रिसाइड किया था, ये उसके अध्यक्ष रहे थे। बेलगाम अधिवेशन था ये। 1925 का सरोजिनी नायडू, तो ये पहली भारतीय महिला थी, कानपुर में हुआ था। 1929 की 29 में जो हुआ था जवाहरलाल नेहरू लाहौर में हुआ था। यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, जो पूर्ण स्वराज की एक तरीके से नींव रखी गई थी और झंडा फहराया गया था। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में किया था। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, इनको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी? ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी कैटेगरी में मैं कहूँगा, लेकिन आपको अगर टाइमलाइन नहीं पता है तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने पढ़ रखा है, उनके तो देखिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा-सा ज़रूर पता होना चाहिए। दांडी यात्रा आपने बहुत सुना होगा, बचपन से आज तक, लेकिन वो किससे रिलेटेड था, उसके बाद क्या हुआ था, ये थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। इसी लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो देखिए इसका जो आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सिविल डिसोबीडियंस था। सिविल डिसोबीडियंस मतलब जो है अवज्ञा कर रहे थे एक तरीके से, जो भी ऑफ़िशियल काम था उसकी अवज्ञा कर रहे थे। और यहाँ पे ही देखिए शुरुआत की थी दांडी जी सॉरी महात्मा जी ने दांडी यात्रा की, जिसमें सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया था। एक जो है मुट्ठी नमक लेके और उसको एक तरीके से जो लॉ था ब्रिटिशर्स का, उनको जो है तोड़ने का जो है एक तरीके से एक सांकेतिक अर्थ दिया गया था दांडी यात्रा द्वारा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किसका कथन है? बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना कथन वाली चीज़ें ये बिल्कुल नहीं छोड़नी है। फिलॉसॉफिकल चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा-सा इसमें फिलॉसफी इंक्लूड होती है। तो इसलिए आपको अगर इस तरीके की जो भी सेइंग्स कहीं पे किताब में या कहीं पे मिलती हैं, आप बिल्कुल उसको नज़रअंदाज ना करें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में मैंने एनालिसिस किया है, तभी मैं इन चीज़ों को आपको फ़ोकस करने के लिए कह रहा हूँ। जैसे कि पीछे पूछा गया था कि जो है कांग्रेस में भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता, किसने कही थी? तो इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल आपसे पूछी जाएँगी। देखिए पिछली बार जो है एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि किसने तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना था? तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कथन है, यदि कोई शासकीय निर्देशक तत्वों की अवहेलना करता है, तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता का प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो देखिए अगर कोई जो है जो लॉज़ बने हैं गवर्नमेंट के, अगर उसकी अवहेलना करता है तो जो जन समुदाय है उसको जो है उत्तर देना ही पड़ेगा। ये किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो थे ये अध्यक्ष थे, और इन्होंने इसको इसी संदर्भ में कहा था कि अगर ऐसी कोई अवहेलना होगी तो उसको जनता के लिए प्रति जो है उत्तरदायी होना पड़ेगा। अब देखिए मैं जो बात बोल रहा था वो देख लेते हैं कि अदर सेइंग्स बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर जी ने और क्या-क्या कहा था? तो एक तो इन्होंने यही कहा था कि यदि कोई भी सरकारी निदेशक तत्वों की अपेक्षा करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए जनता के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने अन्य जो कोट्स दिए थे, उद्धरण दिए थे, उनका था जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। बिल्कुल पूछ लिया जाएगा ये, इसको नज़रअंदाज ना करें, सीधा-सीधा यही पूछ लिया जाएगा कि जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए, किसके द्वारा कहा गया था?
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। मन की साधना मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मैं एक समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति के स्तर से मापता हूँ। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको कहूँगा मैं। और आप बिल्कुल इसको बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस मायने में भिन्न होता है कि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार है। धर्म और दास्ता असंगत है। तो देखिए धर्म और दास्ता असंगत है, छोटी सी चीज़ है, छोटा सा एक जो है आपको क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन आपको इसमें नहीं पता होगा तो आप जो है अपने मार्क्स गवा देंगे। समानता काल्पनिक हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक शासी सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इक्वालिटी की बात की गई है इसमें। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्पेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया गया है? तो जो भी इस तरीके की स्थापनाएँ हुई हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली देखिए जो मैंने एनालिसिस किया है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, तो ये पर्सन्स ओरिएंटेड और कांसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन्स इन्होंने दिए हैं यूपीएससी ने, कि किस आदमी ने किस तरीके का अच्छा काम किया है, इस तरीके की इन्होंने क्वेश्चन्स फ्रेम किए हैं। अच्छा किया है या कोई सेइंग्स करी है, वो क्वेश्चन्स इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में दिए हैं। सर्पेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया गया था? तो देखिए इसका जो आंसर है ये है गोपाल कृष्ण गोखले। और सर्पेंट्स ऑफ इंडिया, अभी देखिए मैं इसमें अंतर बताऊंगा, एक इसी तरीके के नाम की और दूसरी सोसाइटी है। तो सर्पेंट्स ऑफ इंडिया बिल्कुल याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले गोखले को इसका श्रेय दिया जाता है। इसके साथ में और जो संस्थापक हैं थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सर्पेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी मैंने बता दिया, स्थान पुणे में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ये बिल्कुल आपको ऐसा ध्यान नहीं रखना है कि कहाँ पे हुआ था, संस्थापक बिल्कुल ध्यान रखना है, वर्ष बिल्कुल आपको ऐसा कोई ध्यान नहीं रखना है। मोटा-मोटा अगर आप देखना चाहते हैं, आपका जो है इंटरेस्ट है, आप देख सकते हैं। ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय, आपको पता ही है। देखिए मैं जो एक मेल की बात कर रहा था वो ये थी सर्पेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी। तो इसमें द पीपल है, इसमें इंडिया है। ये लाला लाजपत राय ने किया था। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास दोनों ने की थी ये। देखिए स्वराज पार्टी से बहुत क्वेश्चंस आए हैं पीछे भी, इसको मैं डीपली एक बार जो है छोटी सी वीडियो में करा दूंगा, इससे क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए अच्छा सा नाम लग रहा है, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड कर सकता है एग्जामिनर। बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन 12, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्ति में से किसने की थी? देखिए इस तरीके के नाम जो हैं आपको बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। ये था दादा भाई नेहरू जी ने। इसके बाद में 13 1857 के विद्रोह में लखनऊ का शासक कौन था? इम्पोर्टेंट है, बहुत जो है पूछा जाता है। तो देखिए ये जो इसका शासक था लखनऊ का, लखनऊ से बेसिकली किसने जो है प्रतिनिधित्व किया था, वो कौन था? तो इसका आंसर है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने किया था। इसके साथ ही अन्य जो प्रमुख नेता थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे बैरकपुर में मंगल पांडे, आपने मूवी देखी होगी, आपको पता भी होगा। कानपुर में नाना साहिब, राव साहिब, टाटिया टोपे, अजीमुल्ला खां, इन्होंने किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद बनारस में मौलवी लियाकत अली ने किया था। बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। और देखिए मथुरा में सेवी सिंह, कदम सिंह, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से पूछा जा सकता है, ये जो है एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे गए हैं ऊपर वाले जो हैं, लेकिन मथुरा का थोड़ा कम पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल इसको नज़रअंदाज ना करें। सेवी सिंह और कदम सिंह, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत छोड़ो का नारा किसने गढ़ा था? तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन लगेगा आपको, लेकिन ये एग्जाम में बनने की पूरी संभावना रहती है। और देखिए इसका आंसर काफ़ी लोग जिनको नहीं पता है वो महात्मा गांधी करेंगे, लेकिन इसका जो नारा दिया था ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने। इसका आंसर है यूसुफ मेहर अली। और यहीं पे जो है आयोग या कोई भी जो एग्जामिनर है वो बिल्कुल खेलता है इसी फील्ड पे, कि जो है महात्मा गांधी आपको लगेगा भारत छोड़ो का नारा उन्होंने दिया था, लेकिन यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और देखिए प्रतिष्ठित भारत छोड़ो का नारा समाजवादी कांग्रेस नेता और 1942 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम प्रसिद्ध नायक यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था। तो वह नेशनल मिलिशिया, बॉम्बे यूथ लीग, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भी संस्थापक थे। ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और देखिए इन्होंने साइमन गो बैक का नारा भी इन्होंने ही दिया था, तो ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो भूमिगत आंदोलन के भागीदार थे ये, जो भूमिगत आंदोलन हो रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे, तो ये सबसे आगे थे। सॉरी, ये जो है भूमिगत आंदोलन जो है इसमें सबसे आगे थे ये, भारत छोड़ो आंदोलन में दोनों में सबसे आगे थे। मेहर अली, राम मनोहर लोहिया, अरुण आसफ अली और अयूत पटवर्धन सहित अनेक जो समाजवादी सहयोग
सहयोगी थी, आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको छोड़ दीजिए। बस याद रखिए भारत छोड़ो का आंदोलन का इन्होंने दिया था। ये जो संस्थापक किसके थे, और साइमन गोबैक, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिए और जो प्रसिद्ध कथन थे वो मैं बता देता हूँ। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का दिया था। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, भारत छोड़ो के टाइम पे 1942 अगस्त में। पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की इन्होंने देखिए नारा दिया था। भारत मरता है तो कौन रहेगा, ये भी इन्होंने ही कहा था। इंपॉर्टेंट है। आराम हराम है, ये भी इन्होंने ही कहा था। लाला लाजपत राय ने मेरे सिर पर लाठियों का प्रहार ब्रिटिश शासन की ताबूत की कील साबित होगा, ये इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस के भी देखिए इंपॉर्टेंट है। जय हिंद इन्होंने नारा दिया था। दिल्ली चलो का इन्होंने किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी इन्होंने ही कहा था। क्वेश्चन नंबर 15 है, सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था। तो सत्यमेव जयते का जो नारा है वो दिया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। इसके बाद में देखिए और जो नारे हैं वो मैं बता देता हूँ। सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। वंदे मातरम बंकिम चटर्जी जो थे उन्होंने दिया था। सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति की जो है शुरुआत की थी। तो देखिए हड़प नीति आप सभी को पता होगा कि जो है जिसका जो है उत्तराधिकारी नहीं रहेगा तो उसका जो राज्य है वो हड़प लिया जाएगा, उसका जो राज्य है वो हड़प लिया जाएगा। तो इसको जो है इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है इस तरीके की नीति की शुरुआत की थी। इसके बाद में देखिए और भी चीज़ें मैं बता देता हूँ। इसको क्वेश्चन को इंक्लूड करने का कारण क्या था। क्वेश्चन को इंक्लूड करने का कारण यही था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी मेजर जो बेसिकली वायसराय रहे हैं उन्होंने जो काम किया है उससे क्वेश्चन थोड़ा पूछा गया है। जैसे कि लॉर्ड कैनिंग है, तो लॉर्ड कैनिंग से आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। 1856 से 1862 भारत के लिए गवर्नर जनरल के रूप में काम किया, और उनके कार्यकाल में भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया। इसके बाद में लॉर्ड कैनिंग ने भारत के पहले वायसराय के रूप में भी काम किया। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग जो है पहले वायसराय के रूप में भी इन्होंने काम किया है। उसके कार्यकाल के दौरान हड़प नीति की को वापस ले लिया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग ने देखिए हड़प नीति को जो है वापस ले लिया गया था। ये जो लॉर्ड डलहौजी ने, यहाँ पे देखिए लॉर्ड डलहौजी ने जो ये नीति चलाई थी, लॉर्ड कैनिंग ने उसको वापस ले लिया था। वॉरेन हेस्टिंग जैसे जो नाम आते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। प्रथम गवर्नर जनरल था ये जो है प्रथम गवर्नर गवर्नर जनरल था। दोहरी प्रणाली जिसमें कंपनी के पास दीवानी अधिकार रहेंगे, राजस्व एकत्रित करने के अधिकार, और निजाम या भारतीय प्रमुखों के पास प्रशासनिक अधिकार रहेंगे। तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग ने ये दोहरी प्रणाली चलाई थी, ड्यूल गवर्नेंस। और हेस्टिंग ने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित की गई दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया था। तो देखिए जो हेस्टिंग ने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित जो ये थी दोहरी प्रणाली, इसको समाप्त कर दिया था। इसके बाद में देखिए नवाब का वार्षिक जो भत्ता 32 लाख से घटा के, ये कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। और ये देखिए इन्होंने जो मैंने कहा कि हेस्टिंग ने जो है इसको समाप्त कर दिया था, दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया था। और ये जो शुरू की थी ये की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। तो देखिए इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में देखिए लॉर्ड रिपन, इस तरीके के जो नाम है आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। और लॉर्ड रिपन जो है 1880 से 84 तक भारत में वायसराय बना रहा। इस दौरान जो जो चीजें हुई, तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने इनके टाइम पे आया था, निरस्त कर दिया था। सॉरी इनके टाइम पे नहीं आया था, लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त कर दिया था। और 1882 में जो है एक प्रस्ताव ने भारत में स्थानीय स्वशासन की संस्था की स्थापना की थी। तो देखिए सेल्फ गवर्नेंस की जो है स्थापना लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी। और हंटर आयोग जो कि शिक्षा सुधारों के लिए था, वो 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे ही आया था। तो देखिए इस तरीके की चीजें जो है बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। और देखिए ये जो मैं आपको बता रहा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, ये लॉर्ड रिटन के टाइम पे था, लिटन के टाइम पे। तो इसको लिटन ने जो है शुरुआत किया था, लॉर्ड रिपन ने इसको खत्म कर दिया था। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बंगाल बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द किया गया था। तो देखिए ये जो इसका आंसर होगा, सीधा सीधा पूछा जा सकता है आपको कि ये शुरुआत नहीं पूछी जा रही है, विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था। तो ये 1911 में जो है इसको रद्द किया गया था, 1911 में। इस अधिनियम में भारतीयों की शिक्षा के लिए, देखिए अब शिक्षा का एग्जाम है तो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आवंटन किए गए थे। तो ये किए गए थे बेसिकली 1813 के चार्टर अधिनियम में। तो देखिए ये चार्टर जो वाले क्वेश्चन हैं या रेगुलेटिंग अधिनियम से, इससे अगर शिक्षा से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट संबंध रखती है तो आप इसको बिल्कुल देखें। और इसमें देखिए ये मैंने जो है
इसको लेने का पर्पज़ मेरा क्या है कि आपको ये पूरी कहानी नहीं पढ़नी है। पूरी कहानी नहीं पढ़नी है कि 1813 के चार्टर अधिनियम में जो है क्या-क्या हुआ था, वो सब नहीं पढ़ना है। आपको शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए निर्धारित किए गए थे, वो पढ़ना है। और भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय अनुदान जो दिया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में देखिए ये सब चीज़ें जो है ना, चाय, अफ़ीम, चीन के साथ व्यापार छोड़कर, ये आप जो है पीसीएस या जो यूपीएससी इस तरीके की परीक्षाएँ हैं, उसमें इतना डीपली पूछा जाएगा। शिक्षा वाले में बिल्कुल ये मैं कहूँगा कि फिर आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे आप शिक्षा की चीज़ें निकालिए, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। कलकत्ता में अपने मुख्यालय के साथ ब्रिटिश, ये सब चीज़ें जो हैं बेकार हैं। यही पर्पज़ था मेरा कि आप इसको नहीं पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19, हू अमंग द फॉलोइंग प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ वन रिलीजन, वन कास्ट एंड वन गॉड? तो देखिए एक धर्म, एक जाति और एक भगवान का जो नारा था वो किसने दिया था? इसका आंसर जो है श्री नारायण गुरु। तो ये भी रिलीजन से क्वेश्चन जो है, थोड़े से फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो श्री नारायण गुरु इसका आंसर होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो है, ये कथन किसने कहा? ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी जैसे जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनसे क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावनाएँ रहती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में देखिए क्वेश्चंस तो समाप्त हो गए हैं। आपको आइडिया लगा होगा ज़रूर कि कहाँ से कितना और जो है कितने डेप्थ तक पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। दूसरी चीज़ जो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको आगे भी इस तरीके की चीज़ें चाहिए और मैं इस पे काम करूँ, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए। और आप कहीं पे अगर लेवल आपको लग रहा है कि कम कम है इसका और लेवल बढ़ाना चाहिए, या लेवल ज़्यादा है, कम करना चाहिए, वो भी आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट या इस तरह की चीज़ें मेरी सही लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप बिल्कुल कंसिडर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें चीज़ों को। इससे हमें जो है एक मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ में ऑल द बेस्ट, एंड बिल्कुल तैयारी जो है अपनी अच्छे से रखें। और जो है आप आने वाले एग्ज़ाम में सेलेक्ट हों, इसी की इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में